आफतकाल में राहत वाले अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दुश्मन अदृश्य हो तो फिर उससे जंग करें कैसे? कोरोना से हिंदुस्तान की लड़ाई भी कुछ ऐसी ही है। कोरोना से लड़ने के लिए अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई, दवाई और समय पर इलाज, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर काम करके हिंदुस्तान कोरोना को हरा सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संपूर्ण प्रयास की जरूरत है, जिसमें हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। नोएडा और दिल्ली से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अस्पताल, इलाज, मरीज, बीमारी, मौत, चीखें, झुंझलाहट, हमला, मारपीट। पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान ने कोरोना का ऐसा तांडव देखा है जो पिछले कुछ दशकों में नहीं देखा था। महामारी से मौत की ऐसी तस्वीरें देश ने आजादी से पहले देखी थी। तब देश का मेडिकल सिस्टम इतना मजबूत नहीं था कि सभी लोगों को इलाज दे पाए। आज स्थितियां बदली हैं, लेकिन हालात फिर भी ऐसे ही हैं। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की कमी से या फिर इलाज के अभाव में जिंदगी हार रहे हैं लोग। जिस तरह से डीआरडीओ लगातार देश में इस तरह के प्रयास को कर रही है, जिससे कि देश भर में ऑक्सीजन और ख़ास तौर पर अस्पताल के अंदर इस तरह की जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है पूर्ण तौर पर मिल सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब हिंदुस्तान ने साझा प्रयास करना शुरू कर दिया है। इलाज के अभाव में किसी की मौत न हो जाए, जिंदगी के दामन में सांसें बनी रहे, कोई जरूरतमंद अस्पताल जाए तो उसे तय समय पर सही इलाज मिल जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने दिल्ली एम्स में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इस वक्त मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर पे हूँ और एम्स ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ के सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिस तरह से कोरोना काल में अगर बात करें तो कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही थी, लगातार डीआरडीओ देश के कई अलग अलग स्थानों पे इस तरह का प्रयास कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे भी देखा जा सकता है। ये ऑक्सीजन प्लांट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ट्रामा सेंटर में लगाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से ट्रामा सेंटर आने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट काम कैसे करता है, आखिर कैसे ये हवा से ऑक्सीजन और बाकी गैसों को अलग करता है, इस बारे में हमने डीआरडीओ के ऑफिसर से बात की तो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। किस तरह से पूरा ये प्लांट काम कर रहा है? देखिए, बेसिकली ये जो इस प्लांट में एक कंप्रेसर होता है जिससे कि हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं। अब आपको पता है कि एयर में 79% जो मात्रा में नाइट्रोजन होता है और 20% में ऑक्सीजन होता है। फिर उसके बाद ये जो एयर है, ये हमारे दो टावर होते हैं इसमें, जिसमें कि मॉलिक्यूल सीप होती है जियोलाइट मटेरियल। उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसको प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक बोला जाता है। तो उसमें फिर हम उन टावर के थ्रू, जो मॉलिक्यूल सीप के थ्रू, हम नाइट्रोजन को सेपरेट कर देते हैं और ऑक्सीजन को फिर हम अपने ऑक्सीजन टैंक में स्टोर करके डायरेक्ट हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं। एम्स में लगे इस ऑक्सीजन प्लांट से 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनेगी और सीधे अस्पताल को सप्लाई कर दी जाएगी। डीआरडीओ के इस ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ हद तक जरूर सामान्य होगी। हालांकि अभी इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन बनेगी वो सिर्फ एम्स में इस्तेमाल होगी या फिर बाकी अस्पतालों को भी सप्लाई की जाएगी। मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि एक गंभीर मरीज 1 घंटे में 40 लीटर ऑक्सीजन लेता है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, डिफेंस रिसर्च पर काम करने वाली इस संस्था ने एक दवाई भी बनाई है जिसका इस्तेमाल कोविड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। डीआरडीओ की दवा का नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG है। डीआरडीओ का दावा है कि इसको लेने से ऑक्सीजन की निर्भरता कम हो जाएगी। दिल्ली में डीआरडीओ का ये इनिशिएटिव कोरोना के खिलाफ संपूर्ण जंग में कारगर साबित होगा। ऑक्सीजन किल्लत कम होगी। डीआरडीओ ने सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि यूपी में भी कोरोना से लड़ने के लिए सरकारों की मदद की है। आगे उस बारे में बताएंगे, पहले नोएडा की ये तस्वीरें देख लीजिए। ये नोएडा स्टेडियम है जो अभी किसी अस्पताल सा दिखने लगा है।
कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा स्टेडियम के एक भाग को कोविड का अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। इस अस्थायी अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाया गया है। नोएडा अथॉरिटी और अडानी ग्रुप ने स्टेडियम में 50 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया है, जो अब शुरू भी हो गया है। डॉक्टर रोहिणी है, मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ। आप मेरे को यहाँ पे कभी भी मिल सकते हैं 9 to 5। हमारा सेंटर 24/7 खुला रहेगा, स्टाफ्ड विद डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ। हमारे कुल मिला के 50 बेड्स हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सपोर्ट भी है। अस्पताल में 80 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अस्पताल में L1 यानी 90 से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल वाले मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में केवल माइल्ड लक्षण वाले मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। हम माइल्ड पेशेंट्स ले रहे हैं। क्राइटेरिया है कि उनका जो SpO2 है वो 90 से अबव हो। ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं फॉर माइल्ड पेशेंट्स एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग। ऑक्सीजन वगैरह की सब सुविधा यहाँ पर है? हाँ जी, सारे हमारे बेड्स ऑल 50, सारे 50 बेड्स ऑक्सीजन बेड्स हैं। और स्टाफ वगैरह पूरा है? हाँ जी। नोएडा का यह अस्थायी अस्पताल खुलने से डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा। साथ ही एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स को गंभीर मरीजों का इलाज करने का भी वक्त मिल जाएगा। इससे न सिर्फ कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई मजबूत होगी, बल्कि मेडिकल स्टाफ से भी प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब जंग होती है तो सरहद पर सेना को आयुध देता है। प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो देश को अलर्ट करता है, और जब महामारी आई तो देशवासियों को आयुष उपलब्ध कराने में जुटा है। महामारी में मददगार बनकर सामने आया है हिंदुस्तान का संकट मोचक DRDO। जब लोगों की सांस टूटने लगी तो दिल्ली में चंद दिनों में बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया। लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल 7 दिन में तैयार कर दिया, और अब काशी में 1000 बेड का अस्पताल बनाने में जुटा हुआ है। एक 1000 बेड। हर मरीज को मिलेगी ऑक्सीजन। वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं होगी। टूटती सांसों को मिलेगी राहत। युद्ध स्तर पर अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। ऑक्सीजन से लेकर हर सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो काशी में कोरोना की वजह से लड़खड़ाती जिंदगी को जीवन दान मिलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस खेल मैदान में DRDO की ओर से बन रहे इस अस्थायी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। DRDO के इस अस्पताल में 3 ब्लॉक हैं। तीनों में अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। ICU और जनरल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं ताकि मरीजों की स्थिति के हिसाब से जरूरी उपचार मुहैया कराए जा सके। 3 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक जो सबसे आगे आप देख रहे हैं वो ICU ब्लॉक है। इसके अलावा ये 2 जो ब्लॉक हैं ये ऑक्सीजन वाले ब्लॉक हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी उन मरीजों को रखा जाएगा, सामान्य मरीजों को रखा जाएगा। और जो सबसे आगे आप देख रहे हैं वो है ICU का बेड। कुल जो बेड हैं वो 1000 हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल स्टाफ के लिए भी अलग अलग जिसे कहते हैं ब्लॉक बनाए गए हैं। जैसे ये एक तस्वीर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि ये एक तस्वीर है जो मेडिकल ब्लॉक की है। मतलब यहाँ पर डॉक्टरों के केबिन होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ के केबिन होंगे। इसके अलावा जो अस्पताल से जुड़े हुए जो भी तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, मसलन जो ऑक्सीजन सपोर्ट्स के लिए जो एक टीम होगी वो होगी। DRDO के इस अस्पताल की बारीकियों को आइए एक एक करके समझते हैं। DRDO के अस्पताल में ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में समझिए, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, लेकिन इस अस्पताल में ऐसा नहीं होगा। अस्पताल में 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। 3 अलग अलग जगह ऑक्सीजन रखी जाएंगी। एक कंटेनर 20 मीट्रिक टन का होगा। 10-10 मीट्रिक टन के भी 2 कंटेनर होंगे। जब DRDO का ये अस्पताल तैयार हो जाएगा तो मुश्किलें और कम हो जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सीधी भर्ती यहाँ शुरुआत में नहीं की जाएगी।
अगर बेड खाली रहते हैं 3-4 दिन के रनिंग के बाद और लगता है कि सीधी भर्ती की स्टेटस में हम लोग आ गए हैं, तभी ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती दौर में इसमें जो भर्तियां होंगी वो बाकी अस्पतालों से पहले मरीज़ ट्रांसफ़र करा के होंगी, ताकि उन अस्पतालों में बेड खाली हो जाएं और जिनको सीधी भर्ती पहली बार लेनी है वो उन अस्पतालों में आ जाएं। सभी अस्पतालों को हम 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी करेंगे। उनके यहाँ जितने भी सीरियस पेशेंट रेफ़र करने लायक हैं जो यहाँ भेजे जा सकते हैं, पहले उनकी लिस्ट बना के तैयार रखें, पहले उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ लाया जाएगा। आईसीयू वार्ड में तेजी से काम चल रहा है। कारीगर और एक्सपर्ट्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए कैसे ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बेड को अपनी जगह पर फिट किया जा रहा है। आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर भी लगाए जा रहे हैं। कोशिश है कि 1 हफ्ते में ये बनकर तैयार हो जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग, ये कैमरा पर्सन कहूँगा कि ये सामने दिखाएं। ये एक तस्वीर है, तो करीब 1000 बेड वाराणसी को इस अस्पताल के अस्थाई अस्पताल के बन जाने के बाद सपोर्ट में और मिलेंगे। वाराणसी में संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से फ़िलहाल कुछ दिनों से घटी है, जो मरीज़ 2500 आ रहे थे वो मरीज़ 1800 हुए, 1700 हुए, और अब फिलहाल मरीजों का जो आंकड़ा, औसत आंकड़ा है वो 1300-1400 के बीच में है। काशी में इस वक्त 45 कोविड अस्पताल हैं। 45 अस्पतालों में 2000 बेड हैं। 250 बेड के 3 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, 3 अलग अलग शेड हैं। उसमें एक 250 का शेड पूरी तरह आईसीयू है। उसमें सभी पे वेंटिलेटर, सभी पे सारी व्यवस्थाएं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं वो लगी हुई हैं। बाकी जो 250 के 2 अलग शेड हैं वो प्लेन ऑक्सीजन के बेड हैं। हालांकि उन पे भी बाईपैप का और एचएफएनसी का इंतजाम इमरजेंसी के लिए रहेगा। 50 एचएफएनसी, 50 बाईपैप वहाँ भी मोबाइल यूनिट की तरह रहेंगी। इसके बाद भी वाराणसी के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वेंटिलेटर कम पड़ जाते हैं। इसी वजह से डीआरडीओ की मदद से बीएचयू में इस अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी ज़रूरत वेंटिलेटर्स की है, क्योंकि वेंटिलेटर्स बेड की संख्या वाराणसी में निजी और सरकारी को जोड़कर कम है जितने मरीजों को चाहिए। इसी के लिए ये डीआरडीओ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह अस्पताल बनाया जा रहा है। करीब 1 हफ्ते बताया जा रहा है कि इस अस्पताल को बनने में लगेंगे। जो अभी की तस्वीरें हैं उस हिसाब से जो वेंटिलेटर वाला ब्लॉक है वो काफ़ी हद तक बन गया है, उसमें 60% तक काम हो गया है। वेंटिलेटर वाले ब्लॉक में सबसे ज्यादा काम, ऑक्सीजन ब्लॉक में 40% काम पूरा कर लिया गया है। वाराणसी में यह अस्पताल अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी शुरू हो गई है। कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की एक बड़ी वजह लापरवाही है। कोरोना काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा और जब पकड़ा तो फिर सजा भी दी गई। देश के अलग अलग इलाकों में गैर जिम्मेदार लोगों को पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी से सजा दी है। एक तरफ देश में महामारी का मीटर सुपर स्पीड से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस वायरस को ऑक्सीजन देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो न सिर्फ दिन ब दिन कोरोना के काल को बढ़ा रही हैं, बल्कि ऐसी ही लापरवाही से भरी तस्वीरों की बदौलत कई लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इस दौर में जहां लोग अपनों को तड़प तड़प कर मौत की नींद सोते हुए देख रहे हैं, उन हालात में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना और लॉकडाउन जैसी सख्तियों का पालन न करना भारी मुसीबतों को दावत दे रहा है। महामारी के उसी स्याह पोस्टर की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे चंद लोगों की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार के वैशाली जिले में। कोरोना की मार झेल रहे राज्य में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन महुआ बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जगह जगह पहरेदारी शुरू कर दी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने।
जो लोग अपने आने और जाने की वजह नहीं बता सके, उनकी पुलिस ने लाठियों से जमकर खातिरदारी की। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक नहीं कई ऐसे लोग मिले जो लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर निकले थे। ऐसे लोगों को पुलिस ने लाठियां लेकर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों की दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया। महुआ बाजार में पुलिस के इस अभियान के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार के आरा जिले से आया यह वीडियो भले ही 1 मिनट और 8 सेकेंड का है, लेकिन शादी के इस वीडियो में लापरवाही की हदों को पार कर दिया गया है। एक तरफ बिहार को महामारी के दानव ने घेर रखा है, सरकार ने बचाव के लिए लॉकडाउन लगा रखा है, शादी समारोहों को कुछ नियमों के साथ छूट जरूर दी गई है, लेकिन यहाँ जिस तरह का आयोजन हो रहा है उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि देश इस वक्त भारी विपदा से घिरा हुआ है। न तो दूल्हे ने मास्क पहन रखा है और न शादी में आए लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग को भी नाच गाने के इस दौर में भुला दिया गया है, जबकि मेहमानों की संख्या को भी काउंट करना मुश्किल है। अब सोचिए, ऐसे शादी समारोह में एक भी कोरोना पीड़ित का होना कितने लोगों पर भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये महामारी मजाक लग रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी प्रशासन ने ठान ली है। यूपी के फतेहपुर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। जिले में लॉक